फ्रेंचाइजिंग में जब कभी भी हम किसी भी बिजनेस के बारे में इवैल्यूएशन करते हैं, ये सोचते हैं कि इस बिजनेस को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अपनी सारी रिसर्च करने के बाद जब हम एक कंक्लूजन पर आते हैं, डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये जानना होता है कि अगर हम ये फ्रेंचाइजी साइन अप करने जा रहे हैं, ये काम हम करने जा रहे हैं, ये बिजनेस हम करने जा रहे हैं, तो इसके लीगल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, और जो डील होती है, जो फाइनल पैसे की देनदारी या जो ट्रांजैक्शन होना है फ्रेंचाइजी के साथ, वो किन शर्तों पर होता है, कैसे होता है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इन बातों की जानकारी बहुत बार लोगों को नहीं होती है। तो आज के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जाने कि लीगल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं और एक डील को कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, जिससे कि हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से ये जान सके कि कैसे एक बिजनेस को बेस्ट लीगल कंडीशंस में लिया जा सकता है और उसमें सबसे अच्छी डील कैसे नेगोशिएट की जाती है। तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इनटू दिस सेशन। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, अपने पिछले सेशन में भी हम लोगों ने जैसे बात की थी कि ये क्या होता है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर में हम जानते हैं कि फ्रेंचाइजी जो होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है, जो बिजनेस होता है, जो ब्रांड होता है, वो अपने राइट्स देता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। एक खास एरिया में उस बिजनेस को ऑपरेट करने के वो अपने राइट्स दे देता है, वो अपना लाइसेंस दे देता है, वो अपना ब्रांड नेम दे देता है, वो अपना प्रोटोकॉल देता है। तो एक तरह से फ्रेंचाइजी को राइट्स ग्रांट किए जाते हैं फ्रेंचाइजर के द्वारा। अब इसमें वो सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है गुड्स और सर्विसेज का, या जो भी ऑफर्स हैं, प्रमोशंस हैं, उनको कंडक्ट कर सकता है। सिमिलरली जो ट्रेडमार्क होता है, एक ब्रांड का जो लोगो होता है, जो ट्रेडमार्क होता है, उसके यूसेज की परमिशन होती है। और फ्रेंचाइजी एक वन टाइम पेमेंट जिसको फ्रेंचाइजी फी भी बोलते हैं, और पीरियोडिकल पेमेंट्स होती हैं जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो एग्रीमेंट का पार्ट होती हैं। और तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर में हम वो राइट्स ले लेते हैं, जिससे हम फ्रेंचाइजर का बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं उस खास एरिया में, उसके लोगों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके गुड्स सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी फी क्या होगी और हमारा रॉयल्टी क्या होगा। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि जब फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, या किन किन चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा होनी ही चाहिए। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो सेट पॉलिसीज़ हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए, उनका डिस्कशन होना चाहिए, वो बाउंडेड होनी चाहिए, वो लिखी होनी चाहिए कि पॉलिसी ऑफ द बिजनेस क्या होगी, फ्रेंचाइजर की तरफ से किन किन पॉलिसीज़ को हमें फॉलो करना है और उनको किस किस तरह से कंडक्ट करना है, किसके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, फ्रेंचाइजर का रोल क्या होगा, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, और सिमिलरली जो फ्रेंचाइजी है, जिसने ये बिजनेस लिया है, जिसने ये राइट्स लिए हैं किसी खास एरिया के लिए, वो क्या क्या काम करेगा, उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे, और किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट इन सारे पॉइंटर्स को लीगली कवर करता है। अब भाई इसका महत्व क्या है, तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, जैसा मैं बता भी रहा था, कि रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को बहुत सेट करता है। मतलब एकदम सही तरीके से लिखित तौर पर आपके पास बिजनेस में रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि ये काम इन कायदे और कानून से होगा, इन प्रोटोकॉल से होगा, और क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस है, कैसे आप अपने एरिया के बाहर नहीं कुछ भी सेल कर सकते, आपका जो डेजिग्नेटेड एरिया है आप केवल उसी में सेल कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंचाइजर भी आप ही के एरिया में, अगर उसका एग्रीमेंट आपके साथ है कि आप 5 किलोमीटर तक कोई और आउटलेट नहीं खोल सकते, तो वो आपके एरिया में आकर काम नहीं करेगा, उसको कोई कितना भी पैसा ऑफर करे। और एक तरह से जब एग्रीमेंट हो जाता है तो जो सब इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो बिजनेस में सब स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ना करें, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज ना दें। इसका भी एक कंट्रोल बहुत जायज़ है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है, जो ब्रांड है, उसका ब्रांड नेम और उसका प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज ही उसकी रेपुटेशन है, जिसके बिहाफ पर उसकी फ्रेंचाइजी बिकती है। तो अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसकी रेपुटेशन पर बहुत धक्का लगता है। तो दोनों ही पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो लीगल एग्रीमेंट, जिसको हम यहाँ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बोल रहे हैं, लीगल एग्रीमेंट ड्रिवन हो,
वो बाइंडेड हो उससे और उसको अच्छे से सोच समझकर बनाया गया हो और साइन ऑफ किया गया हो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है दो पार्टियों के बीच। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको टेक्निकली बाइंड करने वाला जो टूल है वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है। एंड इन एब्सेंस ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट इसकी लीगैलिटी कुछ नहीं है। हेंस द ओनली पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये अगर आपका 3 साल का फ्रेंचाइजी लाइसेंस है, आपका 5 साल का है या 9 साल का है, ये उस पूरे पीरियड में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और ब्रांड की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा टूल है, एक तरीका है, जिससे ब्रांड और बिजनेस जिसने लिया है दोनों ही एक कंसिस्टेंट बिजनेस को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका फायदा दोनों ही पार्टियों को होता है। तो अदरवाइज अगर ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ना हो तो जो फ्रेंचाइजर है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाए। हेंस फ्रेंचाइजर के लिए ये बहुत बाइबल जैसा या मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने अपनी लीगल टीम के साथ बैठ के कैसे इस बिजनेस को सुपर प्रोटेक्टेड रखा जाए या कैसे इस ब्रांड नेम को सुपर प्रोटेक्टेड रखा जाए, इसके बारे में उसने वर्कआउट किया होता है। एंड एज अ रिजल्ट जब कभी कोई फ्रेंचाइजी साइन होती है तो अक्सर कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स को अगर हम इधर उधर हटा दें या टर्म्स एंड कंडीशन को, अदरवाइज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे कारकों के फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो नेगोशिएशन में बड़ी मदद करते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। बिजनेस की बात हो रही है, जो भी फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, वो कितने सालों से चल रही है और जो टीम है, जो बोर्ड है, जो कोर टीम है, उसका अपना कैपेबिलिटी कितना है और कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, इसके बेसिस पर नेगोशिएशन ड्राइव होती है। अब पता चला अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं और उसमें मैं नेगोशिएशन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत प्रूवन 60 साल 70 साल पुरानी फ्रेंचाइजी है, जिसने जिस भी मार्केट में काम किया है उसने उसमें रिजल्ट डिलीवर किए हैं। उसने उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी उनकी फ्रेंचाइजी जाती है तो उस फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी और इतने रिकॉर्ड और इतनी पुरानी विंटेज वाली जो कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं होती। उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत रीजनेबल होते हैं और बहुत डिफाइंड होते हैं। तो ये भी एक यार्ड स्टिक है ये समझने का कि कौन कौन बहुत हाई ऑन नेगोशिएशन होता है और किस तरह के ब्रांड्स, किस तरह के बिजनेसेस बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करते या बहुत माइनर सा नेगोशिएशन करते हैं। डिपेंड करता है साइज ऑफ द फ्रेंचाइजी क्या है। अब बहुत बड़े साइज की फ्रेंचाइजी, अगेन द वे आई वाज टेलिंग कि मैकडॉनल्ड्स है तो वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह अगर कोई छोटा ब्रांड है, अपकमिंग ब्रांड है, किसी खास रीजनल मार्केट से आया ब्रांड है और उसकी अभी 7-8 ही फ्रेंचाइजी हुई हैं, हालांकि हो सकता है कि सारी की सारी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल हो, तो चांसेस रहते हैं कि ये बिजनेस नेगोशिएट कर लेगा। तो डिपेंड करता है कि कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या साइज है, किस तरह की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। हमारे जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं, लेट्स से कोई नॉर्थ इंडिया का ब्रांड है और अगर वो डीप साउथ में कोई उसकी फ्रेंचाइजी ले रहा है तो टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि वहाँ उसके बहुत सारे कंज्यूमर नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने उस ब्रांड की अवेयरनेस भी नहीं होगी उनके बीच में। तो ऐसे बिजनेसेस को उनके सिस्टम्स और प्रोटोकॉल और पोटेंशियलिटी के बेसिस पर पिच किया जाता है, ना कि उनके ब्रांड अवेयरनेस और उनकी रेडीमेड डिमांड के बेसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कैसे नेगोशिएशन होगी, कितनी नेगोशिएशन हो पाएगी। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना नेगोशिएबल ब्रांड होगा या कितना नेगोशिएबल बिजनेस होगा। जब हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो क्या क्या आइटम्स हैं जिनके लिए हमें नेगोशिएट करना चाहिए, ये देखते हैं। सबसे पहली, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द टेरिटोरियल प्रोटेक्शन। हमारा जो एरिया आप डेजिग्नेट कर रहे हैं, अजम्पशन लेता हूं कि आपने किसी टाउन की फ्रेंचाइजी ले ली, लेट्स से आपने चंडीगढ़ की फ्रेंचाइजी किसी एक बिजनेस के लिए, तो अगर पूरे टाउन की फ्रेंचाइजी है तो फिर उस टाउन में कोई और फ्रेंचाइजी नहीं आनी चाहिए या इतने सालों तक नहीं आनी चाहिए। ये सब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो आपको अपना बिजनेस बहुत प्रोटेक्ट करके लेना है, फ्रेंचाइजर से भी, जो ब्रांड है उससे भी बहुत बहुत प्रोटेक्टेड बिजनेस लेना है।
तो यू नीड टू टॉक वेल अबाउट टेरिटोरियल प्रोटेक्शन। एक और एरिया होता है जिसमें बहुत ध्यान से आपको नेगोशिएट करना चाहिए, वो है नॉन कम्पीटिंग क्लॉजेस। अब पता चला कि मैंने किसी F&B बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली और वो बिजनेस 3 फॉर्मेट में फ्रेंचाइजी दे रहा है। उसने मेरे को एक्स फ्रेंचाइजी दी और एकदम सिमिलर सी फ्रेंचाइजी ब्रांड नेम बदल के उसने दूसरी मेरे बगल में डाल दी। तो टेक्निकली अगर ब्रांड ही आपस में कॉम्पीट कर रहा है इन द सेम एरिया, तो मेरी आमदनी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सो नॉन कम्पीटिंग क्लॉजेस भी होने चाहिए, ये दोनों तरफ से होते हैं। इवन फ्रेंचाइजी भी जो नए बिजनेसमैन ने किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया है, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि साइड से वो अपना ब्रांड डाल के काम करना चाह रहा है। तो इट इज़ अ 2-वे प्रोटेक्शन। तो नॉन कम्पीटिंग क्लॉजेस पे बात होती है। फ्यूचर में सेल्स एंड ट्रांसफर, यानी अगर बिक्री होगी तो वो कैसे जाएगी, कितनी जाएगी और उसमें किस तरह की रॉयल्टीज होंगी, कैसे कैश फ्लो का ट्रांसफर होगा। और इवन अगर फ्रेंचाइजी भी आगे मान लीजिए 4 साल का मेरे राइट्स हैं और 4 साल के बाद उसको हमें बेचना होगा, ट्रांसफर राइट्स मेरे पास इन बिटवीन, मान लीजिए मेरा उस बिजनेस से कहीं जाना पड़ जाता है, मेरे को मान लीजिए ओवरसीज ट्रांसफर हो जाए और मैं उस बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहूँ अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी न्यूट्रल पार्टी को उससे अपने बिजनेस की रिकवरी लेके, तो उस बारे में भी नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। परपेचुअल रिन्यूअल राइट्स, ये एक ऐसी चीज होती है कि अगर मैं आपका बिजनेस पार्टनर बन गया, मैं किसी ब्रांड का बिजनेस पार्टनर बन गया, तो 4 साल बाद ये ऑटोमेटिक होना चाहिए कि हमारा और आपका अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इट्स अ गिवन कि वो 4 साल के लिए नेक्स्ट ऑटो मोड में रिन्यू हो जाएगा और उसमें कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं लगेगी या बहुत नोशनल सी फ्रेंचाइजी फी लगेगा, ये डिपेंड करता है। तो ये भी एक लाइन आइटम होता है नेगोशिएशन में। देन गारंटीज क्या क्या है, कौन पार्टी किस तरह की गारंटी दे रहा है, स्पेशली ब्रांड क्या क्या गारंटीज दे रहा है, इस पे बात होती है। डैमेजेस पे बहुत बात होती है कि जो डैमेजेस होंगे इन द स्टोर वो कौन टैकल करेगा, वो बिजनेस टैकल करेगा कि ब्रांड टैकल करेगा, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जब आप नेगोशिएशन पे बैठ रहे हो। जब लोकेशन खुल रही हो तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा हेल्प होती है ये बहुत डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि हम इसको ब्रांड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मांगेंगे, बिकॉज ब्रांड ने बहुत सारे लॉन्चेस हैंडल किए हैं, तो ऐसा अजम्पशन लिया जाता है कि ये काम वो पूरी तरह से कर पाएंगे। और कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी बिजनेस जिस तरह से लॉन्च होता है वो एक टोन सेट कर देता है उस मार्केट में उसके सक्सेसफुल होने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको भी आप नेगोशिएशन में जब आप बात करें ब्रांड से, तो यू नीड टू कीप दिस आइटम इन द टेबल सो दैट बहुत अच्छे से आप उसके बारे में स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकें। उसकी फ्रेंचाइजी फी में क्या क्या गुंजाइश है, क्या नेगोशिएबल है तो कितनी है, और आपको भी अपने ढंग से इसको अच्छे ढंग से नेगोशिएट करना चाहिए। पैसे का मामला है, यू नीड टू बी श्योर अबाउट कि आप जो फ्रेंचाइजी फी दे रहे हैं वो एकदम वेल टॉक्ड, वेल नेगोशिएटेड है। फर्स्ट रिफ्यूजल राइट, मान लीजिए आपने कानपुर में कोई फ्रेंचाइजी ली और एक खास एरिया में ली, और आपका दिमाग में ये है कि पहले आप कानपुर में जो बेस्ट एरिया है उसमें फ्रेंचाइजी चला लेंगे और उसके बाद पूरे कानपुर में आप नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज उस ब्रांड की खोलेंगे। लेकिन जिस बीच आप अपनी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं उस ब्रांड ने किसी और को भी किसी और खास एरिया के लिए वो फ्रेंचाइजी दे दी जो आपका एरिया नहीं है। तो ऐसे में आपकी फ्यूचर प्लानिंग कन्फ्लिक्ट में आ जाती है। तो ये भी शुरू से बता के ब्रांड को रखना पड़ता है कि देखिए, बिफोर यू साइन दिस बिजनेस विद एनीवन एल्स, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उस टेरिटरी में जिसमें मेरे पोटेंशियल इंटरेस्ट हैं, अगर आप ये साइन करने जा रहे हैं तो आप पहले मेरे से पूछेंगे, और अगर मैं रिफ्यूज कर देता हूं देन ओनली यू प्लीज साइन ऑफ। अदरवाइज मैं आपका पहला ट्रेड पार्टनर हूं, पहला बिजनेस पार्टनर हूं, तो आपको मेरे को ये प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ये रिजेक्शन राइट, ये फर्स्ट रिफ्यूजल राइट बोलते हैं, ये भी टॉक्ड अबाउट होना चाहिए नेगोशिएशन में। और साथ ही साथ इस तरह की जितनी भी नेगोशिएशंस आती हैं, जैसे मल्टी यूनिट स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं कि मैं अगर मल्टी यूनिट करूंगा तो मेरे को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, कैसी नेगोशिएशन मिलेगी। भाई, एक कि आप फ्रेंचाइजी फ़ी मान लीजिए 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, और अगर मेरा इंटेंशन 1 साल में 3 यूनिट खोलने का है, तो मेरे को क्या 10 लाख में 3 यूनिट आप देंगे या 12 लाख में 3 यूनिट देंगे। और इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन जो नेगोशिएशंस होती हैं
वो सारी चीज़ें जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो पूरी लिस्ट की जिसकी मैंने बात की, ये की आइटम्स होते हैं जब आप नेगोशिएशन पे बैठते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टेरिटोरियल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कि बहुत क्लियरली आपको अपना एरिया क्लैरिफाई करना होता है कि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन या जो मेरा कैचमेंट एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, या मिड पॉइंट मेरा ये है, और इतनी पेरिफेरी में जो भी ब्रांड होगा जिसका मैं टेरिटोरियल राइट्स ले रहा हूँ, फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, वो एक खास एरिया में और दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं खोलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा करीब के एरिया में खोल देगा तो जो मेरे ग्राहक हैं, जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो डिवाइडेड हो जाएंगे, एंड दिस विल डायरेक्टली रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ इनकम फॉर मी। तो आपको बहुत क्लियरली अपना एरिया डिफाइन करना है। आपको समझना है कि बाहर का कंपटीशन क्या है, आउटसाइड कंपटीशन फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ बिजनेस, लेट्स से फ्रॉम द सेम ब्रांड। तो ये उसी का डिमार्केशन होता है, और ये इसलिए किया जाता है कि फ्रेंचाइजर आपकी टेरिटरी में इंक्रोच ना कर सके ज़्यादा फ्रेंचाइजीज देके, और या फिर कंपनी ओन्ड लोकेशन, भैया उसने फ्रेंचाइजी नहीं दी किसी को, लेकिन उसने देखा कि इनकी फ्रेंचाइजी तो बहुत बढ़िया चल रही है, उसने बजट मान लीजिए किया था कि आप महीने की 5 लाख की सेल्स करेंगे और आपकी 20-20 लाख की सेल्स आ रही है, और इस लालच में उसने अपनी कंपनी ओन्ड आउटलेट डाल दी, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के टेरिटोरियल प्रोटेक्शन को आपको सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए। देन आते हैं नॉन कॉम्पीटिंग क्लॉजेस पे। फ्रेंचाइजर को रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए कि अब जैसे कोई फ्रेंचाइजी हो या कोई एक्स फ्रेंचाइजी हो, वो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस बहुत खोल लेते हैं। आपने छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़ी बड़ी जगह देखा होगा कि बर्गर किंग से न्यू बर्गर किंग बना देंगे और एक्स से वाई कर देंगे, वहाँ सिमिलर साउंडिंग बिजनेसेस, लेकिन वो पर्सनल यूनिट्स होती हैं, उनका ब्रांड से कोई कनेक्शन नहीं होता, बट वो ऐसा आभास देते हैं कि वो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं। तो उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो फ्रेंचाइजर होता है, जो ब्रांड होता है, वो नॉन कॉम्पीटिंग क्लॉज को ज़रूर डलवाता है। तो फ्रेंचाइजर ये प्रेफर करता है कि कंपटीशन लिमिटेड होना चाहिए। भाई एक आदमी, एक बिजनेस जिसने मेरी फ्रेंचाइजी ली है और जिसको टेक्निकली काम भी मैंने ही सिखाया है, मेरी ही तरह से वो सब कर रहा है, अगर कल को वही मेरा कंपटीशन बन जाता है तो कंज्यूमर के लिए ये जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन असल है और कौन नकल है। तो ये लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट इश्यूज हैं, जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, उनकी टैकलिंग के लिए नॉन कम्पीटिंग क्लॉज पे फ्रेंचाइजर का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो यू हैव टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि कितने साल तक आप नॉन कॉम्पीटिंग रहेंगे। मान लीजिए फ्रेंचाइजी मैंने 5 साल चलाई और साइन ऑफ करने के बाद भी 2 साल तक मैं उस कैटेगरी में नहीं आ सकता हूँ, या 1 साल तक नहीं आ सकता हूँ, या 6 महीने तक नहीं आ सकता हूँ। तो ये नॉन कम्पीटिंग क्लॉजेज होते हैं, इनको बहुत क्लियरली समझना चाहिए और उसके में नेगोशिएशन करना चाहिए। टर्म्स ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड ट्रांसफर। अब जब कभी मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप अपनी फ्रेंचाइजी बेचना चाहते हैं, आप चला रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके हिसाब से जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल रही है, या एवरेज चल रही है, या आपके कहीं और कुछ बड़े व्यापारिक हित आ गए हैं, या फैमिली ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी से एग्जिट करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। तो फ्यूचर की बिक्री के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, इस बारे में भी बात कर लेना शुरू में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि देन ये ट्राईपार्टाइट हो जाता है। आपने किसी और से फ्रेंचाइजी ली है और अब आप किसी और को देना चाहते हैं, आपके पास देने के राइट्स नहीं, हो सकता है ब्रांड मना कर दे कि नहीं आप नहीं बेच सकते, फ्रेंचाइजी बेचने का काम केवल मेरा है, क्योंकि उसको डायरेक्ट किसी से रेवेन्यू मिलेगा, आप अगर हटते हैं तो हट जाएं। लेकिन दूसरा फ्रेंचाइजर ये भी सोच सकता है कि नहीं, ये मेरे ट्रेड पार्टनर थे, इन्होंने मेरा बिजनेस इस एरिया में बिल्ड किया है, अच्छे से चल रहा है, तो इनको भी इसका बेनिफिशियरी होना चाहिए, इनको पीसफुली एग्जिट होना चाहिए, और इसी एरिया में कोई और को अगर ये देना चाहे तो ये इनका राइट है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। तो वी नीड टू बी श्योर अबाउट, और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होगी। इस तरह के बिजनेसेस में जब आप निकल रहे होते हैं या किसी और को बेच रहे होते हैं, तो आप उसमें कैसे उसका एस्टिमेशन लगाएंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, क्या वो फ्रेंचाइजी फ़ी देगा तो कितनी देगा, ब्रांड को या मेरे को देगा,
डिपेंड करता है कि आपने उसका वैल्यूएशन कैसे किया है। एप्रिशिएटिव वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइजी क्या है, पता चला 2 साल का ही एग्रीमेंट बचा था और आपने 3 साल चलाया अच्छे ढंग से और लास्ट के 2 साल में आप एग्जिट करके बेच के निकलना चाहते हैं, लेकिन 2 साल बाद इस आदमी को पूरी फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द फेयर वे टू इवैल्यूएट एग्जिट स्ट्रैटेजी? तब आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी और ट्रांसफर की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, ये शुरुआत से आपको, जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से नेगोशिएट करें और उसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाएं। नेक्स्ट लाइन आइटम इज परपेचुअल रिन्यूअल राइट्स। तो देखिए अब होता क्या है कि बहुत बार फ्रेंचाइजी का बिजनेस जब आप जमा लेते हैं तो वो आपका सिंगलटन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। अब ये इनकम जो आपने इतनी मेहनत से जमाई है, इतनी मेहनत से बनाई है, उस पे 5 साल बाद या 3 साल बाद जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा हो तो फ्रेंचाइजर बोले कि नहीं भाई हम अब अपनी ही आउटलेट करेंगे, हम आपके साथ जितने दिन काम करना था कर चुके, तो टेक्निकली देयर विल बी अ ह्यूज लॉस ऑफ इनकम फॉर यू। आपने इतनी मेहनत से एक नई मार्केट में एक नए बिजनेस को जमाया है, बनाया है, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आपकी परपेचुअल रिन्यूअल राइट्स के बारे में क्या बातचीत हुई है ब्रांड से और उसको डॉक्यूमेंटेड कैसे किया जाए। तो फ्रेंचाइजर मान लीजिए रिन्यू नहीं करता है और आप तो फिर अंडर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत हार्ड नेगोशिएट करिएगा सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी प्लान, क्योंकि ये क्लीन लॉस ऑफ इनकम हो सकता है अगर वो बिजनेस बहुत अच्छा हुआ तो। गारंटीज क्या क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फ्रेंचाइजर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा इंश्योरेंस के क्लेम से, टैक्सेस। मान लीजिए आप लोकल यूनिट पर आपने किसी कंपनी का बिजनेस ले लिया है और आप बहुत अच्छे से टैक्स की कंप्लायंसेस नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम होगा फ्रेंचाइजर के हिसाब से, क्योंकि ये इन स्टोर हो रहा है, कल को ब्रांड नेम की वजह से उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटीज नहीं आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को वो अपने एग्रीमेंट में कवर करना चाहेगा। हेंस फ्रेंचाइजीज को बहुत क्लियरली नेगोशिएट करना चाहिए कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड रहेंगी। या तो वो पहले से एकदम अच्छे ढंग से बता के रखे कि ये टैक्स आइटम्स हैं, ये इस तरह से टैक्स कटेगा, ये इस तरह से कटेगा, और उसके बाद जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आरओआई ड्रिवन होगी। अन्यथा अगर मान लीजिए किसी तरह के इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजर ने सिखा दिया, फ्रेंचाइजी एक नया बिजनेसमैन है, कल को वो बोलता है कि जो आपने सिखाया मैंने किया है, बट अगर इस तरह की लायबिलिटीज आ रही हैं तो ये शेयर्ड लायबिलिटी होनी चाहिए, ये सोलो मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, केवल मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आपको गारंटीज का भी बहुत ध्यान रखना है और वो एग्रीमेंट में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप केवल उन चीज़ों को टैकल करें या हैंडल करें जिनको आप कंट्रोल कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं उनसे आपका वास्ता गरज नहीं होना चाहिए, तो वो गारंटीज, वो लायबिलिटीज ब्रांड की तरफ जानी चाहिए। सिमिलरली डैमेजेस का, क्लेम्स का कैसे हैंडलिंग होना चाहिए, तो वो शुड बी इन बैलेंस विद फ्रेंचाइजीज इन्वेस्टमेंट। हमने जितना पैसा डाला है उसके इन रेशियो होना चाहिए बैलेंसेस को, और फ्रेंचाइजर शुड लिमिट इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग रीजंस फॉर डैमेज। मान लीजिए कोई बड़ा डैमेज होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट में वो बजट फॉर कर लेना चाहिए, सो दैट कल को वो ओवर बजट ना हो जाए, आपको बड़ा क्लियर रहे कि इतने डैमेजेस होंगे, इतने पिल्फरेज होंगे, इतनी वेस्टेजेस होंगी, उनका कोई क्लेम नहीं होगा, वो पार्ट ऑफ बिजनेस पीएनएल होंगे, और वो कैसे होंगे ये सब बता के रखना चाहिए, सो दैट कभी आपको ये न लगे कि भाई 4-4 मैंने खाने का काम किया है और 8-8% की वेस्टेजेस हैं। तो सबसे पहले तो ब्रांड की जिम्मेदारी होगी कि वेस्टेज कंट्रोल कैसे किया जाए, ये पूरी टीम को सिखाया जाए। और जो फ्रेंचाइजी है उसको लग के ये सीखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस से अगर 8% की वेस्टेज या डैमेज उड़ रहा है तो मैं खाऊंगा क्या और कैसे, मतलब हाउ विल आई अर्न मनी। हेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डैमेजेस के जो क्लेम्स हैं वो मिनिमम पॉसिबल रेशियोज में होने चाहिए, जैसे एक स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेट करता है उसी रेशियो में होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जो मदद चाहिए होती है जब आप कोई लोकेशन शुरू कर रहे होते हैं, तो ब्रांड बीइंग द एक्सपर्ट विद यू, इसी नोशन पर आपने उनकी फ्रेंचाइजी ली है, इसी नोशन पर आपने उनका बिजनेस लिया है, तो आपको उनसे अतिरिक्त मदद की जरूरत जब आप स्टोर की लॉन्च कर रहे हैं या बिजनेस का लॉन्च कर रहे हैं उस समय आपको बहुत जरूरत होती है। तो क्या क्या मदद चाहिए होगी ये आप बिल्कुल क्लियरली उनको डिफाइन करें कि भाई
एडवर्टाइजिंग उस मार्केट में, बिकॉज यू आर अ ब्रांड, आपको अच्छे से एडवर्टाइज करना चाहिए। और आप कैसे करेंगे, क्या क्या सपोर्ट देंगे, शेयर्ड एडवर्टाइजिंग होगी तो कितनी होगी, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो मार्केटिंग सपोर्ट है, जो प्रमोशन सपोर्ट है ग्रैंड ओपनिंग का, उसमें ब्रांड के थ्रूपुट कितने रहेंगे और लोकल पार्टनर के क्या इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे और वो कैसे कैसे डिप्लॉयड होंगे, किन किन टूल्स में डिप्लॉयड होंगे, कैसे वो खर्च होगा, सो दैट हमारी जो ग्रैंड ओपनिंग है वो मार्केट में टोन सेट करे बिजनेस का। और अगले कुछ महीनों में, क्योंकि जो बेबी बिजनेसेस होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं, जो नए बिजनेसेस होते हैं, उनको एक वक्त लगता है तौर तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करने पे, रन करने के लिए। तो जो एक्सटेंडेड 3 से 4 महीने होते हैं, उनमें हैंड होल्डिंग की पूरी गारंटी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस लेने का फायदा होगा। अन्यथा पहले दिन से उन्होंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया 3 दिन की ट्रेनिंग करा के, उसमें आपका इतना फायदा नहीं होगा। तो आपको उनसे इस बारे में भी बात करनी है कि हमें शुरुआती 3-4 महीने या 6 महीने आपसे इन चीज़ों में सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमारी लॉन्चिंग में हमें आपसे इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है लोकेशन शुरू होने के पहले, उसके बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फी निगोशिएशन का, कि जब आप ट्रांसफ़र फ़ी की बातें कर रहे हैं कि तो वो क्या होगी, जब आप अपनी लोकेशन आप मान लीजिए बेच रहे हैं दूसरी फ्रेंचाइजी को, तो ट्रांसफ़र फ़ी की प्राइसिंग की पॉलिसी क्या होगी, इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो भी नेगोशिएट करके रखिए, वो भी बोल के रखिए कि कल को अगर मैं ये आउटलेट सेल करता हूँ तो मैं इसकी फ्रेंचाइजी फ़ी इतनी बोलूँगा, वो प्रो रेटा हो सकती है नंबर ऑफ ईयर्स पे, और वो मैं पूरी रिकवर कर लूँगा क्योंकि मैं वो पैसा आपको दे चुका हूँ। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इनिशियल फ़ी, जो फ्रेंचाइजी फ़ी आपने दी है, अगर मान लीजिए कि ब्रांड नेगोशिएबल है, तो फ्रेंचाइजी फ़ी में भी आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि आप उनसे नेगोशिएट करें। अगर वो 10 लाख का कोट कर रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटी कि वो 9 लाख, 8.5 लाख, 8 लाख में भी उन्होंने कुछ लोगों को दी होगी ऐसी फ्रेंचाइजी। और अगर ऐसा उन्होंने दूसरों के साथ किया है तो आपको भी बहुत हार्ड नेगोशिएट करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो ब्रांड बहुत वन प्राइसिंग एंड नो नेगोशिएशन टाइप ऑफ ब्रांड हो, तो आपको ये ध्यान से समझ के करना है, ये बैलेंस बना के करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रिंजेंट हो जाएं और नेगोशिएट करते रह जाएं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनर पॉइंट्स ऑफ नेगोशिएशन। फर्स्ट रिफ्यूजल राइट, जैसा मैं बता भी रहा था अपने इस सेशन में, कि किसी और को आपने मेरे से एडजॉइनिंग एरियाज में अगर अपना बिजनेस दिया, अपनी फ्रेंचाइजी दी है, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान को हिट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं कोई बिजनेस ले रहा हूँ तो उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान भी मेरा ये है कि मेरे से जुड़े जो एरियाज हैं उनमें भी मैं एक कल को बिजनेस को ले जाऊंगा। अभी पहले मैंने इसको कोर को डेवलप करना है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पर फ्रेंचाइजर जो है वो अपना ब्रांड किसी और को देना चाहता है, तो बड़ा क्लियरली आपके और फ्रेंचाइजर के बीच में ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट रिफ्यूजल राइट होना चाहिए, कि जब मैं मना कर दूं, किसी मार्केट के लिए डिनाई कर दूं कि हाँ मैं उसमें नहीं काम करूंगा या मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, तब जाके वो किसी और को दे सकता है, बिकॉज देन ही कैन गिव इट, ही विल हैव द राइट्स। लेकिन अगर ऐसी बातचीत नहीं हुई है तो फर्स्ट रिफ्यूजल राइट आप जरूर अपने पास रखें, और इसी के बेसिस पर मतलब आप लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फर्स्ट रिफ्यूजल राइट होने से भी ब्रांड आपसे पूछताछ करता रहेगा, आपके व्यूज लेता रहेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर भी मानता है। एक और पॉइंट होता है मल्टी यूनिट, जब फ्रेंचाइजीज ली जाती हैं तो उनमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैं बोल भी रहा था कि जो ये एक तरह की बल्क डील होती है कि मैं आपसे 5 फ्रेंचाइजी के राइट्स लेता हूं, अब आप बताइए कि आप मेरे को क्या फ्रेंचाइजी फी चार्ज करेंगे और क्या रॉयल्टी फी चार्ज करेंगे। तो फॉर श्योर एक आदमी से लिया हुआ पैसा अलग होता है और एक बल्क डील का अलग होता है। ब्रांड के पास भी ज़्यादा पैसे जाने की संभावना होती है, तो वो भी अपना प्राइस पॉइंट को घटा लेता है, फ्रेंचाइजी फी घटा लेता है। तो इस केस में आपको बहुत क्लियरली ये होना चाहिए कि आप क्या प्राइस देख रहे हो फॉर बल्क परचेजिंग ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ फ्रेंचाइजीज। ठीक है, एक खास चीज़ और है कि जो स्टाफ ट्रेनिंग है या जो लोकेशन का डेवलपमेंट है, जो साइट डेवलपमेंट है, उन चीज़ों को आप कैसे कवर करेंगे। और फ्रेंचाइजर को आपको कन्विंस करना चाहिए टेक्निकली कि आपका एग्रीमेंट ना चेंज करे
हर अगली लोकेशन पे। पता चला आज तो उसने ये सब साइन कर लिया, लेकिन जब मैं मल्टीपल लोकेशंस पे जा रहा हूँ तो वो नए नए क्लॉजेस लगाना शुरू करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू साइन द मल्टी यूनिट स्पेसिफिक आइटम्स। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जब हम किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेने के एकदम कगार पर होते हैं, वी आर अबाउट टू कंक्लूड, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने लीगल एग्रीमेंट में। जो हम उसके साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो लीगल होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक खास सेट ऑफ पॉइंट्स की मैंने बात की, जो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स थे उनकी बात की, जो नेगोशिएशन में हमारे काम आते हैं, कि उन पॉइंट्स पर हमें, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स का मैंने चर्चा किया, उन पॉइंट्स पर कैसे नेगोशिएट करना है, क्या व्यू रखना है। तो आई होप सो कि आज के इस सेशन में आपको जो भी जानकारियां इस सेशन में हम लोगों ने शेयर की है, उससे आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।